नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को, मेरे व्यूअर्स को, हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी मकर संक्रांति। हम आज मकर संक्रांति के दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरा मोटिव ये है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके हैंड में टैक्सेबल सैलरी क्या होगा। ये वीडियो बहुत ही रिलीवेंट होने वाला है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, डीडीओज के लिए जो सैलरी देते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको आज का वीडियो बहुत ही रिलीवेंट लगेगा। आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं, क्या लीव सैलरी टैक्सेबल होता है, हाउस रेंट अलाउंस का टैक्सेबल होगा न्यू रिजीम में या ओल्ड रिजीम में। हम आज इस तरीके से बात करने वाले हैं कि क्या एनपीएस का बेनिफिट मिलता है न्यू रिजीम में। बहुत सारे कॉल आए मेरे पास में, इसीलिए मैंने कहा तो चलो इसको एक डाउट क्लियर कर देते हैं और इस वीडियो को बनाते हैं। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि एक डाउट सभी के माइंड में रहता है कि हम ओल्ड रिजीम में रहे या फिर न्यू रिजीम में रहे। यदि लास्ट टाइम मैं ओल्ड रिजीम में था तो इस बार क्या न्यू रिजीम में आ पाऊंगा, या इस बार यदि मैं न्यू रिजीम में आ जाऊं तो क्या नेक्स्ट टाइम क्या मैं ओल्ड रिजीम में जा पाऊंगा। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिए, जो भी सैलरीड एम्प्लॉई है जिसका इनकम फ्रॉम सैलरी है उसके लिए कोई बाधा नहीं है। आप चाहे तो प्रत्येक साल अपना रिजीम चेंज कर सकते हैं। अब जो न्यू रिजीम है उसको हम लोग डिफॉल्ट रिजीम बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि ये आपका डिफॉल्ट रिजीम हुआ न्यू रिजीम। आपको ओल्ड रिजीम में ऑप्ट करने के लिए जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हो। तो न्यू रिजीम आपका डिफॉल्ट रिजीम हो गया। तो अब ये सबसे पहले डाउट ये क्लियर करते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में स्विच ओवर कर सकता है कभी भी। सिर्फ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उसका बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर में है, डेरिवेटिव में है। तो जो लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो जो ऑप्शन से जो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है उसे बिजनेस लॉस माना जाता है। आप यदि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आप यदि बिजनेस इनकम करते हो तो आपको वंस इन ऑलवेज इन, वंस आउट ऑलवेज आउट। समझ गए आप लोग? तो आप लोग स्विच ओवर नहीं कर सकते हो यदि आपका बिजनेस इनकम है। यदि बिजनेस इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी है, कैपिटल गेन है, तो आप जब चाहे आप स्विच ओवर कर सकते हो ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में, न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में। आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि न्यू रिजीम क्या है, जिसको मैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोलता हूं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी क्वेरी आया था जो अब क्या ओल्ड रिजीम आगे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, या इस बार मोदी जी उसको हटा देंगे। देखिए, बात ऐसी है कि ओल्ड रिजीम कंटिन्यू होगा। ओल्ड रिजीम विल डाई इट्स नेचुरल डेथ। ओल्ड रिजीम नेचुरल डेथ कर जाएगा। आपको न्यू रिजीम में इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे कि आप खुद ही ओल्ड रिजीम में जाना नहीं चाहोगे। तो गवर्नमेंट ओल्ड रिजीम को हटा क्यों नहीं दे रही है? कुछ कारण है। कारण क्या है? जो भी पार्लियामेंटेरियन है उनको जो अलाउंस मिलता है वो आपका ओल्ड रिजीम में एग्जेम्प्ट होता है, जबकि वो न्यू रिजीम में टैक्सेबल है। वैसे ही हमारे जो माननीय जज सब है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वो जो जज होते हैं उनको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। सेंचुरी अलाउंस मिलता है, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। तो वो जो सारे अलाउंसेस हैं वो ओल्ड रिजीम में एग्जेम्प्ट है और न्यू रिजीम में टैक्सेबल है। ऐसे और बहुत सारे कारण है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, बट मैक्सिमम चांसेस ये है कि वो कंटिन्यू होगा। ये नेचुरल डेथ में मरेगा, इसको जबरदस्ती नहीं मारा जाएगा ओल्ड रिजीम में। आइए अब स्टार्ट करते हैं कि न्यू रिजीम में क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। सबसे पहले आप न्यू रिजीम का टैक्स स्लैब को समझिए। न्यू रिजीम का टैक्स स्लैब है अप टू 3 लाख जीरो टैक्स, नील टैक्स। 3 लाख टू 7 लाख 5%, 3 लाख टू 7 लाख 5%, 7 लाख टू 10 लाख 10%, 10 lakh to 12 lakh 15%, 12 lakh to 15 lakh 20%, and above 15 lakh 30%.
फिर से कह रहा हूं, अप टू 3 लाख 0, 3 लाख टू 7 लाख 5%, 7 lakh to 10 lakh 10%, 10 lakh to 12 lakh 15%, and 12 lakh to 15 lakh 20%, and above 15 lakh 30%. इसके अलावा आपको रिबेट भी मिलता है सेक्शन 87A में। ये रिबेट भी आपको मिलता है यदि आपका इनकम अप टू 7 लाख तक है, और रिबेट के ऊपर मार्जिनल रिलीफ भी है। इसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। और ओल्ड रिजीम में जो पुराना स्लैब था वही कंटिन्यू हो रहा है, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 to 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, एवं 10 लाख 30%। जो आपका पहले ओल्ड रिजीम में था वो कंटिन्यू है। अब जो गवर्नमेंट लेके भी आती है, ओल्ड रिजीम में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करती है। जैसे ओल्ड रिजीम अदम अछूत है, उसको छूना नहीं है, और न्यू रिजीम में सारे चेंजेस लेके आती है। आइए अब हम लोग देखते हैं, एक कंपेयर कीजिएगा, जब आप लोग सैलरी, जो भी सैलरीड एम्प्लॉय, आप लोग कंपेयर कीजिएगा कि आपको किस रिजीम में बेनिफिट है, और उसी के हिसाब से आप अपना टैक्स प्लानिंग कीजिएगा। आप ओल्ड रिजीम में आना है तो ओल्ड रिजीम आइएगा, न्यू रिजीम में जाना है तो न्यू रिजीम में जाइएगा। इस वीडियो में आपको बेनिफिट मिलेगा यह जानने में, कंपेयर करने में कि हमें किस रिजीम में जाना है। लाइक जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में स्पेशली जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं, उनके सैलरी के 3 कंपोनेंट होते हैं, बेसिक, डीए और एचआरए। ये 3 पैसा उन लोगों को मिलता है। तो बेसिक तो टैक्सेबल होगा दोनों रिजीम में, डीए भी टैक्सेबल होता है दोनों रिजीम में। अब एचआरए आपका ओल्ड रिजीम में सेक्शन 1013A का एग्जम्पशन बेनिफिट मिलता है, और न्यू रिजीम में जो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। एक बात और, कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो गवर्नमेंट हाउसिंग में रहते हैं, उनका क्या? उन्हें तो एचआरए नहीं मिलता है, तो उनका क्या? तो जो गवर्नमेंट हाउसिंग में रहते हैं, क्या उनका टैक्सेबल नहीं लगेगा? क्या होता है, कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो गवर्नमेंट हाउसिंग में रहते हैं, उनको एचआरए नहीं मिलता, और एचआरए के बदले में गवर्नमेंट हाउसिंग में वो रहते हैं। तो क्या होता है ना, गवर्नमेंट हाउसिंग एक वन टाइप ऑफ परक्विजिट हो गया, जो आपका सेक्शन 17 में कवर्ड है। परक्विजिट के ऊपर क्या बोला गया, जो कोई भी गवर्नमेंट हाउसिंग में रहते हैं उसके लिए 2 कंडीशन है। पहला तो आपका है लीज रेंट डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। प्रत्येक गवर्नमेंट हाउसिंग का एक आपका लाइसेंस फी, सॉरी मैंने लीज रेंट कह दिया था, लाइसेंस फी, एक लाइसेंस फी होता है। तो लाइसेंस फी जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, और लेस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, आपने जो आपने एचआरए पे किया वो आपसे रेंट रिकवरी हो गया, इसका जो डिफरेंस होगा वो आपका टैक्सेबल होगा। नॉर्मल केस में जो लोग भी गवर्नमेंट हाउसिंग में रहते हैं उनका लाइसेंस फी उनके एचआरए से कम होता है, इसीलिए आप यदि गवर्नमेंट हाउसिंग में रहते हो तो आपको एचआरए नहीं मिल रहा है, वो टैक्सेबल नहीं होगा, और जो आपने जो परक्विजिट में भी ये काउंट नहीं होगा क्योंकि लाइसेंस फी आपका कम है। समझ में आया आप लोगों को? तो गवर्नमेंट हाउसिंग में रहना बेटर है, गवर्नमेंट हाउसिंग में रहना बेटर है टैक्स पर्पस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एचआरए का पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब ये तो 3 कंडीशनों के, बेसिक, डीए, एचआरए। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, उनको मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है सेक्शन 1014 में। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ये भी आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब मान लीजिए आपका कोई ट्रेनिंग था, आप ट्रेनिंग में गए, तो आपको डेली अलाउंस मिला, ट्रांसफर टीए मिला, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला, उस केस में क्या ये टैक्सेबल होगा? न्यू रिजीम में, ओल्ड रिजीम में तो टैक्सेबल नहीं होगा। और जो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, जो डेली अलाउंस मिलता है, जो कन्वेंस अलाउंस मिलता है, ये न्यू रिजीम में भी एग्जम्प्ट होगा, ये न्यू रिजीम में भी एग्जम्प्ट है। सपोज कीजिए किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो गया, किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर कोलकाता में था, उसका ट्रांसफर हो गया मुर्शिदाबाद, या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में हो गया, या किसी अदर स्टेट में हो गया,
उस केस में क्या होता है, आपको एक ट्रांसफर अलाउंस मिलता है। जो भी आप पैकिंग अनपैकिंग करते हो, जो आपका पैकिंग ग्रांट मिलता है, फिर आपका जो जो घर शिफ्ट कर रहे हो उसका पैसा मिलता है, क्या वो टैक्सेबल होगा? क्या वो टैक्सेबल होगा? कमेंट में आप लोग बताइए, टैक्सेबल होगा या फिर नहीं होगा? ये नहीं होगा। ये ओल्ड रिजीम में भी टैक्सेबल नहीं होगा और न्यू रिजीम में भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है? आप किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए हो और उसमें आपको एक डेली अलाउंस मिला है, ये भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा इन बोथ द केसेस, इन बोथ द रिजीम। ठीक है? इसके अलावा क्या होता है, कुछ कुछ इंप्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है घर से ऑफिस से जाने के लिए। तो ये जो है, ये न्यू रिजीम में आपको एग्जम्पशन मिलता है, बट ओल्ड रिजीम में, एक न्यू रिजीम में 3200 का एग्जम्पशन मिलता है, ऐसे कुछ है। 10 सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में डिडक्शन मिलता है। यही डिडक्शन न्यू रिजीम में भी मिलता है, बट ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 3200 का जो डिडक्शन मिलता है, वो किसको मिलता है? वो आपको मिलता है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो आपका ब्लाइंड है, डीफ है, डम्प है, और आपका जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, उसको ये बेनिफिट न्यू रिजीम में भी मिलता है। समझ गया? एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एलटीसी को लेकर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एलटीसी मिलता है। आप जाओ बाहर घूमने के लिए, गवर्नमेंट कहता है कि आप घूम के आओ, आपके जाने आने का जो इकोनॉमी क्लास का एयर फेयर होगा या डिपेंड ऑन द क्लासेस ऑफ एम्प्लॉय, आपको रेलवे का फेयर सेकंड एसी का, फर्स्ट एसी का, थर्ड एसी का मिलता है। तो क्या ये टैक्सेबल होगा? ओल्ड रिजीम में सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में इसका एग्जम्पशन था। न्यू रिजीम में ये टैक्सेबल है। न्यू रिजीम में ये टैक्सेबल है। तो डीडीओ, जो भी ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप फॉर्म 16 इशू करते हैं तो ये जो आपने एलटीसी दिया है, ये आपका टैक्सेबल में आएगा, और उस अमाउंट जो एलटीसी पे किया गया है वो उसके फॉर्म 16 में आएगा, और दैट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। ऐसे कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिसको एसटीसी मिलता है, होम टेबल कंसेशन। उस केस में क्या होगा? उस केस में भी ये आपका टैक्सेबल होगा। जो भी आपका एसटीसी मिला है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, और वो आपका टैक्सेबल होगा। ये परक्विजिट के पार्ट में आता है और ये आपका टैक्सेबल होगा। प्लीज नोट, इसको आप लोग जब फॉर्म 16 इशू कीजिएगा तो उसमें ये आपका शो किया जाएगा। एक बात और, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो एनपीएस के अंदर में कवर्ड है, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, वो एनपीएस के अंदर में कवर्ड होते हैं। उनको उनके सैलरी का एक परसेंटेज एम्प्लॉयर पे करता है, सिमिलर परसेंटेज एम्प्लॉय पे करता है। तो क्या ये टैक्सेबल होगा? ओल्ड रिजीम में क्या था? ओल्ड रिजीम में था कि जो एम्प्लॉयर पे किया, पहले वो ऐड होता था, सैलरी का पार्ट होता था, और बाद में उसका डिडक्शन मिलता था 80 CCD 1 और 2 में। 80 CCD 1 हो गया एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, और 80 CCD सबसेक्शन 2 हो गया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। तो ओल्ड रिजीम में आपको दोनों का छूट मिलता था, बट न्यू रिजीम में क्या हो गया? न्यू रिजीम में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट किया है उसको तो आपको छूट मिल जाएगा 80 CCD सबसेक्शन 2 में, बट जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसका छूट 80 CCD 1 में नहीं मिलता है। कुछ एम्प्लॉय ऐसे थे, कुछ सैलरीड एम्प्लॉय ऐसे थे जो आपका 80 CCD 1B में, जो टीयर 2 एनपीएस का टीयर 2 होता है, उसमें कंट्रीब्यूट करते थे, और एवरी ईयर 50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम करते थे 80 CCD सबसेक्शन 1B में। अब क्या हुआ? यदि आप न्यू रिजीम में हो तो सिर्फ जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है सिर्फ उसी का छूट मिलेगा, और आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का और जो 80 CCD 1B में जो आप स्पेशल आप बिना गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन के करते हो, उस किसी का छूट नहीं मिलेगा। समझ गए आप लोग? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन।
एक पॉइंट आपका और आता है 80 CCH, एक अग्निवीर स्कीम गवर्नमेंट लेके आई अग्निवीरों के लिए। अग्निवीर स्कीम में जो अग्निवीर कॉर्पस होता है उसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो उसका छूट आपको मिलेगा सेम। उसका 80 CCD था एनपीएस का, और अग्निवीर का 80 CCH है, 80 CCH है। तो 80 CCH सबसेक्शन 2 जो एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन होता है उसका छूट आपको न्यू रिजीम में मिलेगा। बट जो 80 CCH1 है, जो एम्प्लॉय, जो अग्निवीर एम्प्लॉय होते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं, यदि आप न्यू रिजीम में हो तो उसका छूट नहीं मिलेगा। आप यदि ओल्ड रिजीम में हो तो उसका छूट आपको मिलेगा। मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट क्लियर आपको समझ में आ गए। एक आखिरी पॉइंट एक आपका पेंशन को लेकर था। क्या होते हैं ना, जो कुछ पेंशनर होते हैं, पेंशनर को सेक्शन 57 सब सेक्शन 2A में छूट मिलता था 33.5% का, 33 and 1/3%, और 15,000 व्हिच एवर इज लोअर, ये ओल्ड रिजीम में मिलता था। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस बेनिफिट को न्यू रिजीम में भी लेके आ गए, और जो भी फैमिली पेंशनर है उनको 57 सेक्शन 57 सब सेक्शन 2A का बेनिफिट तो मिलेगा 33 1/3%, और जो 15,000 था 33 1/3 और 15,000 व्हिच एवर इज लोअर था। तो अब क्या किया गया, 15,000 को इंक्रीज करके 25,000 कर दिया गया व्हिच एवर इज लोअर, 33.5%, 33 and 1/3%, और 25,000 व्हिच एवर इज लोअर। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेरी बहुत लोगों से मुझे मिला, बहुतों ने मुझे इस क्वेरी किया था। एक क्या होता है कि एम्प्लॉय लोग मेडिकल अलाउंस मिलते हैं, तो क्या मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल है? मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल है अंडर बोथ द रिजीम, दोनों रिजीम में मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल है। बट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इन लोगों को एक स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है जिसको हम कहते हैं हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और वेस्ट बंगाल हेल्थ स्कीम, WBHS वेस्ट बंगाल हेल्थ स्कीम। तो ये सारे स्कीम दिए जाते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने फैमिली का इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप उसका इलाज करा सकते हो, और उसका पैसा आपको रिम्बर्स हो जाता है। क्या ये रिम्बर्समेंट टैक्सेबल होगा? क्या ये रिम्बर्समेंट टैक्सेबल होगा? कमेंट में मुझे बताइए। क्या होता है, एक प्रोविजो ऐड किया गया था, प्रोविजो टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। ये जो भी आपको गवर्नमेंट से जो भी आपको रिम्बर्समेंट मिलता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ परक्यूजिट आपका सेक्शन 17 में कवर होता है। तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्या कहता है? ये आपका कहता है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर बाय एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ himself or any of his family member in any government hospital or local authority or any other hospital impaneled or approved by the government is not chargeable to tax। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी WBHS में जो भी कवर्ड है और जो भी आपने हेल्थ स्कीम का रिम्बर्समेंट लिया वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा, वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा एज पर प्रोविजो ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। बट आपने यदि मेडिकल अलाउंस ले लिया तो मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल होगा। तो बेटर क्या है, अब मेडिकल अलाउंस मत लो और जो गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है उसमें आप ट्रीटमेंट कराओ। बट आप इसको फाइन रीडिंग कीजिएगा, एक्ट को मैं आपको बोर्ड पर लिख दूंगा, अब इसको फाइन रीडिंग कीजिएगा। इसमें क्या बोला गया है, एनी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जो अनइम्पैनल्ड में होते हैं, जो नॉन इम्पैनल्ड में होते हैं, कुछ तो इम्पैनल्ड में होते हैं। जिसका इम्पैनल्ड में होगा वो उसको तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, प्रोविजो टू सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 का बेनिफिट मिल जाएगा। बट जो लोग नॉन इम्पैनल्ड में कराते हैं वो पार्ट आपका सैलरी का पार्ट हो जाएगा और वो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर बोथ द रिजीम। ऐसे ही आपका क्या आता है, एक लास्ट पॉइंट स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर। क्या होता है, ओल्ड रिजीम में आपको जो आपका
स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता है अंडर सेक्शन 16(1)(a). और आपका पी टैक्स जो आप पी टैक्स पे करते हो उसका भी आपको छूट मिलता है। बट न्यू रिजीम में क्या है, न्यू रिजीम में आपको पी टैक्स का छूट नहीं मिलता है। और जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1(a) है उसका जो लिमिट 50,000 था उसको इंक्रीज कर दिया गया 75,000 पर, उसको इंक्रीज कर दिया गया 75,000 पर। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और था, क्या होता है जो आपका गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशन करती है, गवर्नमेंट एनपीएस में कंट्रीब्यूट करती है, एनपीएस में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करती है, तो इसका एक स्लैब फिक्स है। स्लैब है अप टू 7.5 लाख। 7.5 लाख से जितना एक्सेस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है वो आपका टैक्सेबल होता है। और उस 7.5 और क्या होता है जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जो इंटरेस्ट आपको 7.5 लाख से ऊपर पर इंटरेस्ट मिला है, सपोज करो आपने कंट्रीब्यूशन किया था 11 लाख रुपीज का, तो 11 मैंने आपने नहीं सॉरी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था 11 लाख रुपीज का आपके आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में और एनपीएस में, तीनों मिला के जो कंट्रीब्यूशन था वो एम्प्लॉयर का 11 लाख रुपीज का था। ये नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 11 लाख रुपीज का था। तो आपका जो लिमिट है वो 7.5 लाख तक का। जैसे ही 7.5 लाख से क्रॉस करता है तो 11 लाख माइनस में 7.5 लाख है, जो आपका 3.5 लाख होगा वो आपका टैक्सेबल होगा एज ए सैलरी। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, टोटल आपने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट आपको पूरा 11 लाख के ऊपर मिल रहा है। तो आपको प्रोपोर्शनेटली जो 7.5 लाख से एक्सेस जो रुपये आपको मिला था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट भी आपका टैक्सेबल होगा। अच्छा, ये तो हुआ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात। जो 7.5 लाख से एक्सेस कंट्रीब्यूट करते हैं वो टैक्सेबल होता है, और 7.5 लाख से एक्सेस के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल होता है। वैसे ही एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करते हैं ईपीएफ में, और ये जो लिमिट है यदि एम्प्लॉय 2.5 लाख से अधिक का कंट्रीब्यूट करेंगे, 2.5 लाख से अधिक का कंट्रीब्यूट करेंगे तो कंट्रीब्यूट कर सकते जितना मर्जी उतना करें, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट अबव ₹2.5 लाख, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका सैलरी इनकम का पार्ट माना जाएगा। ऐसे ही जहां पर पेंशन स्कीम एप्लीकेबल है, ओल्ड पेंशन स्कीम एप्लीकेबल है, वहां पर जीपीएफ कंट्रीब्यूट किया जाता है। जीपीएफ में ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। उस केस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का लिमिट 5 लाख रुपीज है। यदि अप टू 5 लाख रुपीज तक कंट्रीब्यूट करते हो तो जो भी आपको एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं, सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन आपने यदि कंट्रीब्यूशन 5 लाख से एक्सेस किया तो जो एक्सेस अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा प्रोपोर्शनेटली हमको निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा जो पर्पस था पॉइंट क्लियर करने का वो सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आप पे कोई डाउट है तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।